दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, यह है एक बुज़ुर्ग दंपत्ति की जिसके 3 बेटे होते हैं, जिसका एक बेटा दुबई में, एक दिल्ली में और तीसरा मुंबई में रहता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पैसे की कोई तंगी नहीं थी। लेकिन अचानक से जो बुज़ुर्ग दंपत्ति होते हैं, जो 65 साल की एक महिला होती है, उसके पति की तबीयत खराब हो जाती है और वह बीमार रहने लग क्योंकि उस महिला का पति बीमार हो गया था और इसीलिए वह उसके साथ समय नहीं गुजार पाती थी और उसका सारा समय उसकी देखभाल में ही निकल जाता था। लेकिन इस समय के दौरान उस महिला ने कुछ ऐसे गलत तरीकों को अपनाया जिससे वह अपनी सेक्स इच्छा को पूरी कर सके। वह बहुत ही खौफनाक थी। एक दिन उस बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या हो जाती है और उसके पीछे की जो कहानी बाद में निकल के सामने आती है, उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा क्राइम स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी को हमेशा की तरह आज की भी हमारी ये स्टोरी पसंद आएगी। लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि एक 65 साल की महिला एक छोटे लड़के के साथ अवैध संबंध बना रही है, इतनी खतरनाक हद तक जा सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये बिहार की है और वह नेहरू नेहरू नगर रोड पर रहते थे। इस निवास में एक 65 साल की महिला सुजाता देवी रहती है और उसके पति का नाम एन श्रीवास्तव था, जो 75 साल के थे। उनके 3 बेटे थे, एक हैदराबाद में रहता था, दूसरा दुबई में और तीसरा दिल्ली में। दुबई वाला बेटा अक्सर अपने माता पिता से फ़ोन पर बातचीत करता और उनकी खैर खबर लेता था। 15 जून 2024 को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास वह अपनी माँ को फ़ोन करता है। पहली बार फ़ोन नहीं मिलता तो उसने दोबारा प्रयास किया और फिर तीसरी बार भी कॉल की। बार-बार फ़ोन करने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो वह परेशान हो गया। इसके बाद उसने अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह भी कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। लड़के के मन में बेचैनी बढ़ती जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। उसने बार-बार फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह गहरी सोच में डूब जाता है कि अब क्या किया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसे याद आता है कि उनके घर के सुजाता निवास के ठीक सामने गणेश जान के अपार्टमेंट में जहाँ एक गार्ड रहता है जिसका नाम राम प्यारे यादव है। लड़का तुरंत राम प्यारे को फ़ोन करता है और कहता है, क्या तुम मेरे घर जाकर मेरी माँ और पिताजी से बात करा सकते हो? राम प्यारे ने तुरंत जवाब दिया, भाई साहब बस थोड़ा सा समय दीजिए, मैं अभी जाता हूँ और जाकर आपको जानकारी देता हूँ। राम प्यारे तुरंत ही वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद वह देखता है कि दरवाज़ा बाहर से लॉक है। उसे कुछ शक होता है, लेकिन वह दरवाज़ा खोलता है और अंदर दाखिल होता है और जैसे ही वह अंदर जाता है उसके सामने दिल दहला देने वाला मंजर होता है। घर के किचन में एक लाश पड़ी हुई थी और बेडरूम में दूसरी लाश। राम प्यारे का शरीर सिहर उठता है, उसके हाथ काँपने लगते हैं। वह तुरंत वीडियो कॉल करता है और उनके लड़के को बताता है कि यहाँ तो लाशें पड़ी है। उसकी आवाज़ काँप रही थी और अचानक से वह ज़ोर से चीखने लगता है। राम प्यारे की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज जाती है। नीचे के किराएदार और आस पड़ोस के लोग भी वहाँ दौड़े चले आते हैं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच जाती है। जल्दी से पुलिस को सूचना दी जाती है। पाटलिपुत्र थाने की पुलिस तुरंत मौका वारदात पर पहुँचती है और घर की जाँच शुरू करती है। पुलिस प्रवेश करती है, एक गहरी खामोशी छा जाती है। किचन में जहाँ 75 साल के एन श्रीवास्तव की लाश पड़ी थी, वहीं बेडरूम में उनकी पत्नी सुजाता देवी जिसकी उम्र 65 साल थी, उसकी भी लाश पड़ी थी। जगह जगह पर खून पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से बार बार उन पर वार किए गए थे। सुजाता देवी के चेहरे को किसी भारी वस्तु से कुचला गया था, पहचानना मुश्किल हो रहा था। पुलिस ने चारों ओर देखा, घर में हर तरफ खून के धब्बे थे। यह दृश्य इतना भयानक था कि पुलिस के अधिकारी भी सिहर उठे। पुलिस को तुरंत शक हुआ होता है कि यह कोई साधारण मामला नहीं है। उन्होंने घर की अलमारी खोली और पाया कि लगभग 10 लाख रुपए नकदी गायब थी। घर की हालत भी यह लग रही थी कि कोई चोरी का मामला है, क्योंकि घर की व्यवस्था अस्त व्यस्त थी। सवाल यह था कि इनका कत्ल क्यों और किसने किया था। जांच शुरू होती है। पुलिस तुरंत तीनों बेटों को खबर देती है। पुलिस मूल रूप से सिवान जिले के नौतन थाने के अंतर्गत आने वाले गांव लखी के निवासी थे। खबर मिलते ही गांव के लोग
और आसपास के रिश्तेदार भी पहुंच जाते हैं। पुलिस अब मामले की तह तक पहुंचने के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करती है, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। कैमरों में कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई नहीं देता। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग हैरान थे, आखिर यह अपराध, यह हत्या क्यों और किसने की। पुलिस अब गहराई से पूछताछ कर रही थी, लेकिन अभी तक पुलिस को इस घटना को अंजाम देने के बारे में किसी से कुछ भी पता नहीं चला था। हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है, अब यह मामला और भी रहस्यमय हो जाता है। पुलिस हर दिशा में जांच कर रही थी। यह कोई निजी दुश्मनी थी या कोई अवैध संबंध या फिर चोरी का बहाना, हर पहलू से जांच की जा रही थी, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस की जांच अब अगले तक आ जाती है। हत्या की गुत्थी सुलझने की हर पहलू को बारीकी से देखा जा रहा था। इस बीच पुलिस ने बुजुर्ग दंपति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीडीआर निकलवाने का फैसला किया। उन्हें यह जानना था, क्या उनके किसी से कोई विवाद था, किसी से उनकी कोई दुश्मनी हो सकती है। तीनों बेटों भी पुलिस से संपर्क में थे और उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी, लेकिन कोई भी एंगल पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था जिससे इस डबल मर्डर की कोई वजह सामने आ सके। 15 अक्टूबर की सुबह हुई यह वारदात दोपहर तक पुलिस के संजन में हो गई थी। पुलिस लगातार सुराग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला जितना दिख रहा था उतना कहीं ज्यादा पेचीदा था। एसपी ने कई टीमें गठित कर दी। फॉरेंसिक विशेष को बुलाया गया, जिन्होंने घर के एक एक हिस्से की गहरी जांच की, लेकिन फिर भी कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था। इस बीच एक व्यक्ति पुलिस के पास आता है और बताता है कि उसके पास एक 11 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज है जो शायद इस मामले को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस को इस फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति दिखाई देता है। बुजुर्ग दंपति के घर से वह बाहर आ रहा था। उसके कपड़ों का रंग साफ दिखाई दे रहा था, चेहरा पहचानना मुश्किल था। हालांकि पुलिस के पास और कोई सुराग नहीं था, इसीलिए इस फुटेज को अहम मानते हुए इसे ध्यान में रखकर आगे की जांच को बढ़ाते हैं। उस 11 सेकंड के फुटेज के आधार पर आसपास के सभी मुख्य मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू किया जाता है। इस फुटेज के आधार पर पुलिस उस व्यक्ति को पहचानने में जुट जाती है। मोटरसाइकिल का पता चल रहा था। कैमरों में देखने पर पुलिस को पता चला कि यह व्यक्ति राजीव नगर रोड नंबर 27 का निवासी अमित कुमार उर्फ टिंकू है, जिसका नेहरू नगर में एक किराए की दुकान है। पुलिस तुरंत अमित उर्फ टिंकू के घर पहुंचती है। अब वह इस मामले में एक प्रमुख संदिग्ध था। हालांकि पुलिस ने कई अन्य लोगों से भी पूछताछ की थी, लेकिन कोई भी ठोस सफलता नहीं मिली थी। टिंकू पुलिस के सामने बैठा था, लेकिन शुरू में उसने इधर उधर की बातें बताई। पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। आखिरकार टिंकू ने चौंकाने वाला खुलासा किया। टिंकू ने बताया कि वह बुजुर्ग महिला सुजाता देवी से अक्सर बात किया करता था। उसकी उम्र लगभग 31 साल के करीब है और सुजाता देवी की उम्र 65 साल के आसपास है। सुजाता देवी के 3 बेटे थे जो देश और विदेश में रहते हैं, और पति एन के श्रीवास्तव की पार्किंसन की बीमारी थी, जिसके कारण वह ठीक से चल भी नहीं पाते थे, इसीलिए वे अधिकतर आराम करते रहते थे। और सुजाता देवी के पति की बीमारी और उनकी कमजोर स्थिति ने उनके रिश्ते को जटिल बना दिया था। 15 अक्टूबर 2024 की सुबह लगभग 7 बजे सुजाता देवी ने टिंकू को फोन किया और टिंकू को घर आने के लिए कहा और बताया कि उसे कुछ बात करनी है। यह पहली बार नहीं था जब सुजाता देवी ने उसे बुलाया था। टिंकू, जो नालंदा जिले के हिसला क्षेत्र का निवासी था, 3 साल पहले पटना में किराए की दुकान खोलने आया था। इसी दौरान उसकी जान पहचान सुजाता देवी से हो गई थी। वह अक्सर उनके घर आता था और बुजुर्ग की मदद करता था, जैसे एक बेटे की तरह घर का काम काज में हाथ बटाना, छोटी मोटी मदद करना उसकी आदत बन गई थी। लेकिन कुछ दिन की घटना कुछ अलग थी। पुलिस उससे और गहराई से पूछताछ शुरू करती है। टिंकू ने बताया कि वह सिर्फ मदद के लिए आता था, कुछ और नहीं, मगर पुलिस ने उसे 11 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताया कि वे उसके बारे में और भी जानकारी जुटा रहे हैं। तो टिंकू घबराने लगा। पुलिस की सख्ती के आगे आखिरकार वह टूट गया और सच्चाई सामने रखने लगा। टिंकू ने जो खुलासा किया वह पुलिस को भी हैरान कर गया। दरअसल टिंकू ने पुलिस के सामने जो खुलासा किए वह बेहद चौंकाने वाला
वाला था। उसने बताया कि जब भी बुजुर्ग महिला सुजाता देवी के घर वह जाता, किसी न किसी रूप में मदद मिल जाती थी, कभी पैसों के रूप में तो कभी अन्य रूप में, लेकिन इस मदद के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। हर बार उसके इसके बदले में सुजाता देवी के साथ अवैध संबंध बनाने होते थे। यह गुप्त रिश्ता था जो सालों से 3-4 साल से चल रहा था और इस रिश्ते की परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली थी। 15 अक्टूबर 2024 की सुबह जब सुजाता देवी ने उसे बुलाया तो वह करीब 10 से 10:30 बजे के बीच में घर में दाखिल हुआ। उस समय घर में सन्नाटा पसरा था और बिना किसी झिझक के वह अंदर गया। घर के अंदर जाकर वह दोनों अपने उसी अवैध संबंध में लिप्त हो गए। लेकिन इस बार कुछ असामान्य था। कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी और इन आवाजों को बुजुर्ग दंपति एन.के. श्रीवास्तव, जो एक रिटायर अधिकारी थे, ने सुन लेते हैं। और श्रीवास्तव जी, जो लंबे समय से बीमार थे और ठीक से चल नहीं पाते थे, किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उठते हैं और धीरे धीरे कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। और जब उन्होंने दरवाजे से झांका तो उनकी दुनिया ही पलट गई। अपनी ही पत्नी को एक नौजवान के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वह सन्न रह गई। दिल में गुस्सा और बेइज्जती की आग भड़क उठी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख मारी, जितनी जोर वह चिल्ला सकते थे। चिल्लाए ताकि पड़ोसी उनकी आवाज सुन सके और मदद के लिए आ जाए। लेकिन यह घर में झगड़े का नया मामला नहीं था। पहले भी पति पत्नी में बीच लड़ाई होती थी और आस पड़ोस में उनकी चीख अक्सर सुनाई जाती थी। इसीलिए इस बार भी पड़ोसियों ने इसे ज्यादा सीरियस नहीं लिया। इस बीच टिंकू को समझ आ गया कि अब उसका राज खुलने वाला है और इसीलिए यह बात पता चल गई कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। घबराहट में उसने तेज से कदम उठाए। वह बुजुर्ग श्रीवास्तव के पास गया और उन्हें पूरी ताकत से पकड़कर बेड पर पटक दिया। बेड पर गिरते ही श्रीवास्तव जोर जोर से चीखने लगे। टिंकू ने पास में रखा एक तकिया उठाया और श्रीवास्तव की सांसों को रोकने की कोशिश करने लगा। उसकी मसा थी कि चीख बंद हो जाए ताकि किसी को सुनाई न दे। वह पूरी ताकत से तकिया श्रीवास्तव के चेहरे पर रखा हुआ था और उसे दबा रहा था। सुजाता देवी, जो इस पूरे दृश्य को देख रही थी, भागते हुए रसोई में गई। वहां से उन्होंने एक धारदार चाकू उठाया और सीधे अपने पति की ओर लौट आई। बिना एक पल की भी देर किए सुजाता ने अपने ही पति के सीने पर चाकू के एक के बाद एक कई वार किए। जैसे ही चाकू उसके पति के शरीर पर गए, उनके गुस्से और नफरत की आग और तेज हो गई और तब तक वह वार करती रही जब तक उसके पति की सांसें थम ना गई। अपने पति की मौत के बाद सुजाता एक लंबी सांस लेती है और टिंकू को देखा और उससे कहा कि अब रोज रोज की यह समस्या खत्म हो गई। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब सब ठीक हो जाएगा ना। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। सुजाता देवी ने अपने पति की हत्या कर दी थी। उसकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। वह पूरी तरह से शांत और संयमित नजर आ रही थी। सुजाता ने खंजर को उनके सीने से खींचा और जैसे कुछ हुआ ही ना हो, सीधे रसोई में जाकर उसको चाकू को पानी से धोने लगी। उसकी हरकतें अमित को और ज्यादा डराने लगी। उसने देखा कि सुजाता के हाथ भी खून से सने हुए थे और वह उन्हें भी धोने का प्रयास कर रही थी। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि सुजाता में कोई खौफ नहीं है और वह इस हालत में अब अगर यह मामला खुलता है तो दोनों का पर्दाफाश होना तय है। अमित के मन में खौफ ने जगह बना ली थी और उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर इस बूढ़ी ने जेल में सब बता दिया, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अमित ने उसका मुंह दबाया सुजाता देवी का और वह चीख ना सके, मगर सुजाता भी कहाँ मानने वाली थी। उसने पूरी ताकत से अमित के हाथों को काट लिया और दर्द से अमित जोर से चीख पड़ा। अमित का गुस्सा और बढ़ गया और उसने बिना सोचे समझे वही चाकू उठाया और सुजाता के गले पर वार कर दिया। सुजाता के बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमित का गुस्सा काबू नहीं से बाहर था। उसने गला कट जाने के बावजूद सुजाता ने आखिरी बार अमित के हाथ पर काटा और उसकी पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। अमित के हाथ से खून बहने लगा, फिर भी उसका गुस्सा बढ़ गया। वह बार बार चाकू से सुजाता पर वार करता रहा। एक पल के लिए भी वह रुका नहीं। सुजाता की चीखें बंद हो चुकी थी और वह अब जमीन पर गिर पड़ी थी, मगर अमित की हत्या की प्यास अभी शांत नहीं हुई थी। उसने रसोई में पड़ा एक भारी सा मूसल उठाया और ताबड़तोड़ उसने सुजाता के ऊपर वार कर दिए। सांसें पूरी तरह जब सुजाता की थम गई तो अब कमरे में सन्नाटा था और खून ही खून बिखरा हुआ था। अब अमित ने अपने योजना पर काम करना शुरू किया। उसने सुजाता की लाश के पास जाकर उसके हाथों के सोने की चूड़ियां और ज्वेलरी उतारी। उसके पास
जितने भी कीमती चीज़ें थे सब ले ली। उसके बाद बाकी कमरों में गया और वहाँ से चांदी के बर्तन और महंगे सामान, मोबाइल भी चुरा लिए। अब वह पूरी तरह तैयार था अपने सभी अपराधों के निशानों को छुपाने के बाद। वह वहाँ से जैसे ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने ही मन में वह ये सोचता रहा कि वह अब कभी पकड़ा नहीं जाएगा। उसने आराम से अपनी दुकान खोली और जैसे रोज करता था वैसे ही शाम को दुकान बंद की। फिर वह सीधे एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार के पास जाकर उसने वह सारी ज्वेलरी जो उसने सुजाता से चुराई थी पैसे में गिरवी रख दी और उन पैसों को लालच में उसने वह ज्वेलरी भी बेच दी और मोबाइल को किसी सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। वह अपनी दुकान पर वापस आ गया और रोजमर्रा की तरह काम में बिजी हो गया। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह सच में कभी पकड़ा नहीं जाएगा? पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है वह तुरंत हरकत में आ जाती है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है लेकिन किसी को शक नहीं था कि इस खौफनाक वारदात के पीछे इतनी बड़ी कहानी हो सकती है। इस दुकान में पुलिस ने पूछताछ की क्योंकि वह महिला से बातचीत करता था और उनकी बातचीत पिछले 3 सालों से चल रही थी। जब पुलिस ने इस मामले की तहकीकात की तो किसी को शुरुआती में कुछ असामान्य नजर आया। कॉल डिटेल रिकॉर्ड सीटीआर की जांच में भी यही कुछ नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था लेकिन पुलिस ने एक कदम उठाते हुए एक नया तरीका अपनाया, अंधेरे में तीर चलाने की तरह, और यह तीर सही निशाने पर लग गया। जांच के दौरान पता चला कि अवैध संबंधों के चलते यह पूरी वारदात हुई थी। 65 साल की बुजुर्ग महिला अपने से आधी उम्र के 31 साल की युवक अमित से प्रेम करती थी और उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी। पति की हत्या उसी महिला ने की जबकि उसकी हत्या उसके प्रेमी अमित ने। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। इस पूरे इलाके और शहर में इस घटना का ने तहलका मचा दिया था। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि 65 साल की इस एक बुजुर्ग महिला इस हद तक जा सकती है। उसके और अमित के बीच अवैध शारीरिक संबंध नहीं थे बल्कि वह महिला उसे पैसे भी देती थी ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। इस घटना ने समाज के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हर कोई यह घटना यह जानना चाहता है कि आखिर क्या हुआ है और हर किसी को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर बुजुर्गों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। अपने माता पिता बुजुर्गों को नियमित बात करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए और हो सके तो हमें उनके साथ भी रहना चाहिए क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे अपराध भी और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की जो ये घटना हमने आपको सुनाई है इसको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को आहत करना नहीं है बल्कि आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना है ताकि आप भी समाज में इस तरह की हो रही घटनाओं से रूबरू होते रहे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।